नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम कुछ नई जानकारी हासिल करेंगे कि अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि जिससे आने वाली ये जो नई पीढ़ी है, मतलब सीनियर जूनियर केजी या कक्षा 1 से लेके 12 तक या हाई लेवल मतलब कॉलेज और डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी जो पढ़ाई करने वाले हैं, उन्हें इस नई शिक्षा नीति का क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह फ़ायदा मिलेगा, पूरी डिटेल्स हम आपको आज बताएंगे कि इसमें कितना फ़ायदा होने जा रहा है। नुकसान तो देखो कहीं नहीं हुए, लेकिन करीब 32 से 35 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है और वो आज के जनरेशन के हिसाब से, आज के सोच और समझ के हिसाब से दुनिया के साथ कैसे कदम कंधे से कंधा मिला सके, कैसे आगे बढ़ सके, इस हिसाब से ये शिक्षा नीति आई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ कुछ पहलू बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नई शिक्षा नीति, और जिसमें सबसे पहले शुरुआत ही मैंने आपको एक टाइटल दे दिया है कि 5वीं क्लास तक की मातृभाषा में पढ़ाई होगी। मतलब अब विदेशी भाषा, ये समझे विदेशी भाषा की बात करें हम आपको अंग्रेजी, तो ये अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ना कि पूरी पढ़ाई आप सब्जेक्ट पढ़ें इस तरह, मतलब मातृभाषा में पढ़ाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारियाँ हम एक एक करके हासिल करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं नवीन कुशवाहा और आप यस एकेडमी में जुड़े हुए हैं। तो आपके सामने में एक स्लाइड आई है और इस तरह हम स्लाइड के हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 जो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो उसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, क्या बोला गया है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब अनाउंस हुआ था तो ये दो मंत्री सामने आकर अनाउंस किए थे। तो आपको पूछा जाए पहले तो सवाल कि नई शिक्षा प्रणाली जो शुरू की गई है 2020, तो किन दो मंत्रियों ने आके इसकी घोषणा की है? तो रमेश पोखरियाल और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है। ये आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये शिक्षा नीति जो है, तो इसमें हमें क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। पहले तो हम सवालों के ऊपर से जाते हैं कि सबसे पहले देखिए 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। उसके बाद 1992 में, मतलब 1992 में, 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई। 1992 में कुछ संशोधन किए गए, वो अब सवालों में नहीं आते, तो आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा। अब करीब 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति आई है, देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले शिक्षा नीति लागू कब हुई थी? तो 1986 में। उसके बाद में इसमें संशोधन थोड़े बहुत कब हुए थे? तो 1992 में। और कितने साल बाद ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है? तो 34 साल बाद। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन जुड़े हैं और किस तरह कार्य किया गया है। तो देखिए, पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन और अध्यक्ष में विशेषता की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। किसकी अध्यक्षता में बना गया है दोस्तों? तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसरो प्रमुख, पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन के विशेष न्यायों में ये बनाया गया है। अब नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हम वो सारे बदलाव एक एक करके हम देखेंगे और कैसे हुआ है वो हम जानेंगे, और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे, तो आप ध्यान से उसे देखिएगा। नंबर 1, नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्र भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। मतलब आपसे जैसे बताया आगे कि 5वीं क्लास तक में मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी, उसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश, मतलब विदेशी जो भाषा होती है उसमें एक भाषा इंग्लिश के तौर में जरूर से जरूर रखी जाएगी। ठीक है, विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल पर होगी। आपसे जो बताया गया है कि जितने भी विदेशी भाषा होंगे उनकी अगर पढ़ाई करेंगे तो वो सेकेंडरी लेवल पर रखी जाएगी सब्जेक्ट के तौर पर। शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा जाएगा नहीं। मतलब जबरन जो बोला जाता था कि आपको यही सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी है, वो अब नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर का एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया है। कब तक का रखा गया, तो याद रखिएगा 2030 तक का, ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा आपको सवाल में। आगे देखते हैं। अभी स्कूल में दूर रहे 2 करोड़ लोग, मतलब 2 करोड़ बच्चे, मतलब हम आपको बताएं कि जो गरीब तबके के लोग हैं या ग्रामीण में रहते हैं, ऐसे 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से दूर हैं या स्कूल में नहीं पढ़ने जाते हैं कुछ कारणों की वजह से, तो उन्हें मुख्य धारा में उन्हें स्कूल की तरफ लाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों के बुनियादी ढांचों में विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मतलब के 2 करोड़ बच्चे जो करीब 2 करोड़ बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई से जुड़े नहीं हैं, उन्हें उस धारा में लाया जाएगा। और दूसरी बात कि नई स्कूलें बनाई जाएंगी और बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो विकसित की जाएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ अब जानने को मिलेगी आपको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 जो हमारे 10+2 का ढांचा था, ये 10+2 के ढांचे की जगह अब क्या हो गया, 5+3+3+4 एक नया पाठ्यक्रम रचना लागू किया जाएगा। क्या होगा, 10+2 की जगह 5+3+3+4 लाया जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो देखिए इसमें आपको बताया गया है कि 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए ये होगा। कहाँ तक के बच्चों को, 3 से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए ये बताया गया है कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल के बच्चे से किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, स्कूली सीनियर जूनियर से लेके स्कूल कैसे होगा, आंगनवाड़ी कैसे होंगी, कक्षा 5, 6, 7, 8 कैसे होंगे, बोर्ड की परीक्षाएं कैसी होंगी, वो सारी विवरण दिया जाएगा, जिससे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो। विश्व स्तर पर देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो पढ़ाई कराई जाएगी वो विश्व स्तर पर किस तरह और किस लेवल पर कार्य करे, इसके बारे में बताया गया है। आगे अब जितना भी हम आगे जाएंगे वो बहुत ही गहराई से डिटेल्स होगी, तो दोस्तों ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर से जरूर करिएगा। और हम ट्राई करेंगे
कि हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हम उसमें PDF भी डाल दें कि जिससे आप वो पढ़ भी सकें। अगला नंबर है कि नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूलिंग शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी शिक्षा होगी। मतलब शुरुआती जो आंगन शिक्षा होंगी 3 साल से लेके, वो आंगनवाड़ी शिक्षा में काउंट की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो कक्षा 1 से लेके हम 12 तक की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो 3 साल की प्री प्राइमरी होगी। देखिए इसमें बोला गया है कि 3 साल की प्री प्राइमरी होगी। पहली और दूसरी क्लास को उसमें रखा गया है। प्री प्राइमरी में पहली और दूसरी कक्षा को जोड़ दिया गया है आंगनवाड़ी के साथ में। जो स्टार्टिंग की 3 साल की प्रणाली क्या होगी, प्री प्राइमरी, पहली और दूसरी कक्षा उसी में जुड़ गई है। अब कक्षा 1 से 5 या 1 से 7 नहीं काउंट होगी, कक्षा 1 से ये 2 तक का गिना जाएगा। 3 साल की प्री प्राइमरी होगी, उसमें फर्स्ट और सेकंड भी जोड़ दिया गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में क्या रखा गया है, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। ये ध्यान में रखिएगा, 3, 4, 5 इस तरह का स्तर होगा। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा का सिलेबस का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। मतलब कक्षा 6, 7 और 8 में हम जिस चीज़ की पढ़ाई करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, और वो डीपली इंट्रोडक्शन कराया जाएगा जिससे वो वहाँ कुछ एनालिसिस कर सके। सभी छात्र केवल 3, 5 और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। देखिए आपको खास करके यहाँ बता दिया गया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पहले की तरह ही रहेंगी, लेकिन तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में ही परीक्षा दी जाएगी। ये समझिए कि तीसरी कक्षा में आप हैं तो परीक्षा देना है, चौथी में नहीं देना है, 5वीं में देना है और 8वीं में देना है। ये परीक्षा का माध्यम डिसाइड किया गया है, तो ये याद रखिएगा। बच्चों को के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें नया रंग रूप दिया जाएगा, स्वरूप दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने की विशेष जोर दिया गया है। मतलब कि बुनियादी जो शिक्षण होता है उस पर जोर दिया जाएगा, और स्पेशली कहा गया है संख्यात्मक ज्ञान, मतलब मैथ, गणित। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें गणित नहीं आता, हमें नहीं समझ में आता, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा ये दोनों के लिए, कि जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें और विश्व लेवल पर वो अपना नाम कमा सकें। आगे आता है NCERT। हम सभी जानते हैं NCERT के बारे में। तो NCERT 8 वर्ष की आयु तक, क्या बोला गया है, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखकर और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेंगे। मतलब 8 साल तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए NCERT का सिलेबस एक नई रूपरेखा में तैयार किया जाएगा, 8 साल के बच्चे तक को ध्यान में रख के, जिससे वो आसानी से पढ़ाई कर सके, उसे समझ सके। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है और बहुत ही अच्छा कहा गया है। उसके बाद में है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रोफेशन मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। मतलब कि जैसे अगर हम पाठ्यक्रम को अपडेट कर रहे हैं, बच्चों के हिसाब से अगर उसे ढालेंगे तो टीचरों को भी उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। तो टीचरों के लिए भी 2022 तक में उसका प्रशिक्षण कराया जाएगा और उसके लिए एक प्रोफेशनल मानक
रखा जाएगा, उनकी भी परीक्षा ली जाएगी, ये समझ सकते हैं हम। उसके बाद में है अगला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो गया है और ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से जरूर पूछा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर, अब देखो नाम बदल कर क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। पहले मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब मनुष्य है वो कोई संसाधन तो है नहीं, जितने मनुष्य हैं वो कोई संसाधन तो है नहीं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था उसे कब से बदलने की कोशिश की जा रही थी, और जब से मोदी जी आए हैं, नई सरकार आई, तब से 2014-15 से लेके शुरुआती की जा रही थी और आज जाके ये सफल हुए हैं। तो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सीधा क्या कहा जाएगा, शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ तो क्या हुआ, रमेश पोखरियाल अब देश के शिक्षा मंत्री हो गए। रमेश पोखरियाल अब देश के शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अब देश के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं, रमेश पोखरियाल, ये याद रखिएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय बन गया है। ये जितने भी चीज हम पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से परीक्षाओं में पूछे लिए जाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, जितना हो सके उतना अच्छी तरह से पढ़िएगा दोस्तों। आगे है जीडीपी में 6%, शिक्षा का 6% लगाने की लक्ष्य जो रखा गया है, अभी वो कितना है, 4.43% है। तब जीडीपी में 6% करने की उसकी घोषणा कर दी गई है। तो अब इसके प्रयासों में आगे सरकार कार्य करेगी। उसके बाद में नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तात्मक शिक्षा प्रदान करना है। कब तक, 2030 तक का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, हम जितनी भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए, मलेरिया मुक्त भारत, पोलियो मुक्त भारत, या जो भी समझे, एक लक्ष्य रखा जाता है। 2022 समझो, 24 समझो, 25 समझो, 30 समझो। तो इसमें नई शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अब इसमें कुछ समझने वाली चीजें आ गई हैं कि कक्षा 6 में जो पढ़ेगा तो उसके लिए क्या फायदे हो रहे हैं। तो देखिए, 6ठी क्लास के वोकेशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप करवाई जाएंगी। देखो, 6ठी क्लास के बाद ही तुरंत ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्ट्स मतलब पेंटिंग और म्यूजिक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू भी किया जाएगा। मतलब अब 6ठे स्टैंडर्ड से आपको देखेंगे तो कंपलसरी आपको एक म्यूजिक और आर्ट्स, ये 2 सब्जेक्ट आपको साथ में आएंगे पढ़ने में। तो जिसे म्यूजिक में रुचि है वो कोई ना कोई म्यूजिक लेके भी पढ़ाई कर सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है अलग से। और पेंटिंग, ये भी साथ में आएंगे। तो एक अलग से इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी हो वो समय आने पर सरकार बताएगी। अगला है उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। अब किस तरह का रेगुलेटर रहेगा, तो लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर, LLB, लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एक अलग अति महत्वपूर्ण व्यापक नियम के रूप में भारत सरकार उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन करने जा रही है। मतलब कि ये करेगी उच्च शिक्षा के लिए, मतलब कि ये लॉ और मेडिकल को छोड़ के बाकी सारे उच्च शिक्षा के लिए एक HECI नाम की संस्था शुरू करने जा रही है।
उच्च शिक्षा में, अब देखिए, उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अभी तक कॉलेजों की संख्या कम थी, फिर बहुत सारे बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिल पाता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाया करती थी। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। तो जिससे जो पढ़ाई से वंचित रहते थे, जो एक्सटर्नल पढ़ते थे, वो भी अब रेगुलर जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएंगी, संस्थाएं और भी बनाए जाएंगे। आगे, पहली बार मल्टीपल एंट्री, देखिए क्या बोला गया है, पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। अब पढ़ाई में इसका क्या काम, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा, फायदेमंद, पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। जो बीच में से पढ़ाई छोड़ के चले जा रहे हैं और उन्हें वापस आना है, अब पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो कुछ हाथ में डिग्री या सर्टिफिकेट कुछ मिलता ही नहीं है। ये समझिए कि पहले साल की पढ़ाई की तो नहीं मिल रहा है, दूसरे साल की पढ़ाई की तो आपको एक रिजल्ट मिल गया बस, लेकिन पूरा सर्टिफिकेट मिला नहीं ग्रेजुएशन का। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रावधान है। और दूसरी बात, आप एक चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ समय के लिए ब्रेक लेके दूसरी चीज़ की पढ़ाई करना है, तो यहाँ अब वो सिस्टम हो गया है। आज की व्यवस्था में अलग 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो उनके पास कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, याद रखिएगा, देखो इसमें बोला गया है 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इसके उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है या बाधित हुई है। अब 1 साल अगर आपने डिग्री कॉलेज का 1 साल किया है तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 2 साल पढ़ाई की है तो आपका डिप्लोमा माना जाएगा और डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। और अगर 3 साल और 4 साल कर लिया है तो आपको उसकी डिग्री दी जाएगी। ये सरकार द्वारा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ध्यान से रखिएगा नॉलेज में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे जाते हैं। आगे जाते हैं। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी, अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हो तो पहले कोर्स को एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम एक शुरुआत कर दिया तो बीच में से छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा किया गया है कि हम एक कोर्स में, समझ लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें अभी उसमें मन नहीं लग रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई है और मुझे वो भी सीखना है और वो ज़रूरी है, अर्जेंट सीखना है, तो इससे ब्रेक लगा दीजिए कुछ समय के लिए। उसका जो भी कागज़ात कार्रवाई होगी वो बताया जाएगा समय आने पर, और आप उस कोर्स में ज्वाइन करके उसे कर सकते हैं और उसके बाद में ये पहले वाले में वापस से जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा शुरू किया गया है। उसके बाद है उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम रहेगा। अब देखिए, डिग्री प्रोग्राम 3 साल का होता है, हम आफ्टर 12th की बात कर रहे हैं। अब 3 साल में तो ठीक है, जैसे नीचे बताया गया कि नौकरी में जाना चाहते हो तो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम काफ़ी है। मतलब कि आप सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 3 साल का डिग्री प्रोग्राम आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आप रिसर्च करने में जाना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो उसके लिए आपको 1 साल रिसर्च का अलग से दिया जाएगा। तो 3+1 मतलब 4 साल का वो डिग्री प्रोग्राम रहेगा, स्पेशली रिसर्च के साथ में। तो अब जो नई पढ़ाई करेंगे वो उनके लिए ये लागू होगा। वो करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस तरह भी गाइडलाइन आएगी कॉलेजों में, वो यूनिवर्सिटियों में, वो पालन किया जाएगा।
जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि समझ लीजिए कि जो लोगों ने 4 साल का रिसर्च के साथ में प्रोग्राम किया है तो 1 साल का MA कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल रिसर्च में डाल दिया तो 1 साल का MA हो जाएगा। और ये पूरा करने के बाद अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD कर सकते हैं। MPhil की ज़रूरत नहीं रहेगी, अब से MPhil की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं रिसर्च के साथ में और MA कर रहे हैं 1 साल का, तो आपको सीधा PhD करने के लिए परमिशन दे दी जाएगी, जिससे हमारा समय बचेगा। जो हम MA के बाद में MPhil करते थे, उसके MPhil के बाद में हमें PhD का समय मिलता था करने का। तो अब कहीं ना कहीं ये बदलाव बहुत ही अच्छा हुआ है। इससे बहुत जगहों में भी फायदा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो कास्ट, SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ नई प्रणाली से लाई जाएंगी। छात्रवृत्ति मतलब जिनको स्कॉलरशिप दी जाती थी, स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उससे बढ़ावा देने और उनकी प्रगति और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। एक नई तरीके से विस्तार किया जाएगा कि जिससे सबको उसका फायदा पूरी तरह से मिल सके। फिर आगे बोला जा रहा है कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति के पेशकश करने के लिए प्रोत्साहन करना होगा या किया जाएगा। अब जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहेंगे, आप वहाँ भी मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं, छात्रवृत्ति की पेशकश भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं संस्था कि जहाँ ये फैसिलिटी नहीं थी, अब ये फैसिलिटी वहाँ भी रहेगी। आगे देखते हैं, इस कोरोना के महामारी की वजह से जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया है उससे, तो इसी तरह का ये एक प्रोग्राम है। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और अन्य जहाँ जहाँ तेलुगु, तमिल, जो भाषा जहाँ चलती है उस हिसाब से कन्नड़ तो कन्नड़ भाषा में, तो पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी और एक राष्ट्रीय शिक्षक टेक्नोलॉजी फोरम NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। मतलब कि अब पाठशाला जो हम पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज में होगी, मतलब कि क्षेत्रीय भाषा में, राज्य के हिसाब से, जिससे हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। कहीं ना कहीं वो जो लुप्त होने जा रही थी, तो वो भाषाओं का भी विकास होगा। तो हर विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है उससे अपने यहाँ की क्षेत्रीय भाषा के बारे में पूरा ज्ञान होगा। वर्चुअल लैब बना के पढ़ाया जाएगा। वो जो भी समय के आने के पर पता चलेगा, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, डिजिटल बोर्ड के हिसाब से और एनिमेशन के हिसाब से सब पढ़ाया जाएगा। एक राष्ट्रीय शिक्षक टेक्नोलॉजी फोरम, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी। तो ये जो नई शिक्षा प्रणाली जो बनाई गई है, इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है नई शिक्षा प्रणाली में, और इसका सीधा सीधा फायदा सभी को मिलने जा रहा है। वो विद्यार्थियों को तो मिल ही रहा है, टीचरों को भी इसका फायदा मिलेगा। कुछ नई सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई करी जाएगी। जो एकदम अभी पढ़ाई करने की शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, उन्हें एक ही शिक्षण
2 से 3 साल लगातार पढ़ाया जाएगा, जिससे उनके दिमाग में बेसिक शिक्षा परफेक्ट बैठ जाए। और उसके बाद में ऊपर के लेवल में जब पढ़ाई होगी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और उसी के साथ में उन्हें रिसर्च के लिए म्यूज़िक, पेंटिंग का भी सब्जेक्ट का पसंद मिलेगा। खेल कूद के साथ में ये सारी चीज़ें पढ़ाने पर जो फ़ायदा मिलेगा वो कहीं ना कहीं विश्व लेवल पर भारत को अपनी एक अलग छवि जरूर से जरूर दिखाएगा। और एक समय ऐसा होगा कि भारत इस शिक्षण प्रणाली से बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। नमस्कार।